हर कहानी में कोई राजा और उसकी खूबसूरत रानियां थीं। राजकुमार और राजकुमारियां भी थीं हर कहानी में। एक दिन राजकुमारी की शादी दूर देश के बहुत ही रूपवान पराक्रमी राजा से होती है। राजा रानी अपनी बेटी को विदा करते हुए बहुत सारा धन, घोड़े, हाथी और हजारों दासियां भी देते हैं। मैं कहानी को थोड़ा रोक कर पूछती हूं कि बताओ, ये हजारों लाखों दासियां कहां से आती थीं? क्या राजा के किसी खेत में उगाई जाती थीं, या जंगलों से बीन कर लाई जाती थीं, या कि चट्टानों से तराश कर बनाई जाती थीं? कहानी मेरी ओर आंख तरेर कर देखती है। हमारे राजाओं ने हमेशा धर्म युद्ध लड़ा, नहीं लूटा किसी पराजित राजा का धन, औरतों को तो हाथ तक नहीं लगाया। हमें यकीन है इस पर, क्योंकि किसी कहानी में ऐसा कोई जिक्र नहीं है। हालांकि प्रश्न यथावत है और अब भी अनुत्तरित है। कुछ कहानियां बड़ी ढीठ रही हर काल में, अपने गंतव्य से भटक गई। नतीजतन एक दासी को लापरवाही की सजा बतौर भाड़ में झोंक दिया गया, एक को कोहकनी बनाया गया तो कईयों को कालकोठरी की सजा और सजाए मौत भी हुई। एक कहानी बांधते बांधते ऐसी छूटी कि एक दासी का पुत्र तो विद्रोही ऋषि हो जाता है और पूछता है अपनी मां से कि मेरा पिता कौन है, और वह बिना झिझके उत्तर देती है, इस नगर के राजा, मंत्रियों और महाजनों की सेवा में रही हूं, उन्हीं में से कोई तुम्हारा पिता होगा। और यह पंक्ति नैतिकता से लीपे पोते गाल पर अभी तक तड़ातड़ झापड़ बजा रही है। एक और कहानी की कुबड़ी कानी दासी अपनी रानी के हिस्से का अपयश खुद खाकर इतिहास में अमर हो गई। यहां पर कहानियां उदास और क्षमा याचना की सूरत में नजर आई। इन दास दासियों के मां बाप, पति, बेटा, बेटी, जमीन जायदाद, उनके अपने लड़ाई झगड़े, प्रेम व्यवहार, उनके रंग रूप, कुछ तो रहा होगा। यह प्रश्न इसलिए भी कि आज भी माता पिता बेटियों को घर से बाहर भेजने को लेकर फिक्रमंद होते हैं। नियत समय से आधे घंटे भी लेट हो जाएं बेटियां तो उन्हें काटो तो खून नहीं। फिर कैसे उस जमाने में दिन दिन और रात रात भर पुरुषों के शयन कक्षों में पंखे ढुलाती खड़ी रह सकती थी ये दासियां? मैं पूछती हूं कहानी से। कहानी हकलाने लगती है। एक कहानी खुद तो कुछ नहीं बोली, लेकिन मेरे हाथ में एक पर्चा थमा गई, जिसमें लिखा था कि एक बड़े साम्राज्य की एक जिद्दी रानी राजसत्ता से बगावत कर बैठी और इन्हीं हजारों लाखों दासियों के अवैध शिशुओं की हत्याओं पर न्यायाधीश से भिड़ गई, राजा तक से भिड़ गई और नतीजतन स्वर्णिम इतिहास के पन्नों से बेदखल कर दी गई। कुछ कहानियां एक दूसरे से फुसफुसाकर कहती हैं उसका नाम, और फिर सुधारती हैं अपना ही कहा कि हां, इस नाम की एक नदी बहती थी उस राज्य में। कहानियां तो बस कहानियां ही हैं आखिर। आप बस उनकी आंखों में प्यार से निहारते जाओ, धीरे धीरे हूंकी भरते जाओ। मुझे उम्मीद है एक दिन सत्ताओं की तमाम चेतावनियों को भूलकर वे निडर हो जाएंगी, धीरे धीरे खुलेंगी और सब कुछ कह देंगी। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए इसको पढ़ते हुए। ये कविता संग्रह जो मैं पढ़ रहा हूं और ये कहानियां जो कविता मैंने पढ़ी, दासियां किस खेत में उगती थी। आरती का कविता संग्रह है मूक बिंबों से बाहर। पहली कविता से आपको समझ में आ जाना चाहिए कविता संग्रह किस तरह का कविता संग्रह है, उसमें किस तरह की कविताएं हैं। क्या सवाल उठाया है ना। तो ये कहानियां हम सब ने सुनी है। हाँ, रामराज की तैयारी का पूर्व रंग, ये कविता है। प्रश्न पूछने वालों को बेंच के ऊपर हाथ उठाकर खड़ा कर दिया जाएगा, मुंडी हिलाने वालों को मुर्गा बनाया जाएगा और बात बात पर तर्क करने वालों को क्लास से बाहर धकेल दिया जाएगा। प्रहसन की तैयारी से पहले मास्टर जी ने यह बात 3 बार जताई। रामराज आने वाला है और यह सब उसी की तैयारी का पूर्व रंग है। अभी राम को अयोध्या के राजा ने अर्थात उसके पिता ने वनवास दिया है और स्वामी की आज्ञा के आगे कोई भी न्याय वगैरह की बात नहीं करेगा। राम ने भी नहीं की थी, ना ही किसी देशवासी ने। राजा प्रजा का स्वामी होता है, यह बात भी मास्टर जी ने 3 बार बताई। दूसरे हिस्से में युद्ध का अभ्यास चल रहा है, अस्त्र शस्त्रों के नामों को लेकर तकनीक की भी जानकारी दी जा रही है और यह भी कि राम के साथ
धनुष बाण हमेशा होना जरूरी है, जैसा कि तस्वीर में होता है। अब राम राजा नहीं है, फिर भी सेना बनाने में जुटे हैं। राम राज लाने की प्रक्रिया में युद्ध बहुत जरूरी है। इसीलिए जंगल में राम ने पहले भीलों किरातों से, फिर वानर भालुओं से दोस्ती बनाई, सुग्रीव की जरूरत पहचान कर उसे राजा बनने में मदद की और इस तरह दोस्ती के भीतर दासत्व जैसे नए रिश्ते का इजाद किया। राम राज लाने से संबंधित तमाम प्रोपेगेंडा संभालने का काम हनुमान के मत्थे सौंपा गया। हाँ, एक बात याद आई, युद्ध में औरतों का क्या काम? इसलिए सारी लड़कियां क्लास से बाहर चली जाएं और वीरों की आरती उतारने का अभ्यास करें। यह बात भी मास्टर जी ने 3 बार बताई। आगे मास्टर जी ने सोने के हिरण वाली बात बताई। राम ने शबरी के झूठे बेर को कितने प्रेम से खाया, यह भी बताया। उन्होंने मारीच से लेकर बाली, कुंभकर्ण और रावण वध की कथा सविस्तार बताई और 3 बार बताई। उन्होंने यह भी बताया कि रावण कितना बड़ा विद्वान था और राम विद्वता का बड़ा सम्मान करते थे। अतः उन्होंने लक्ष्मण को रावण के पास राजनीति सीखने भेजा। मास्टर जी ने यह नहीं बताया कि जब लक्ष्मण को राजा बनना ही नहीं था तो कायदे से राजनीति सीखने राम को जाना चाहिए था। नहीं बताया मास्टर जी ने राम के दुखों और छोटे छोटे सुखों के बारे में, कि रात के किस पहर अचानक सीता की याद में वो घंटों रोए थे, कि उन्हें मां की याद कब कब आई, कि पिता की मृत्यु की खबर राम ने वन में कैसे सहन की। उन्होंने ये सब एक बार भी नहीं बताया कि अग्नि परीक्षा लेते हुए राम कितने आदर्श बचे थे, कि गर्भवती पत्नी को वनवास देते हुए राम को अपने होने वाले बच्चे का बिल्कुल भी ख्याल नहीं आया। सच तो यह है कि राम को राजा ही बनना था, 14 साल बाद ही सही। रावण हमेशा राम की छवि चमकाने के काम आया। सच तो यह भी है कि राजा किसी का सगा नहीं होता, न पिता का, न पत्नी का, न पुत्र का, यहां तक कि उस ईश्वर का भी नहीं जिसकी ढाल वो हमेशा अपने साथ रखता है। कविता मैंने आपको सुनाई, रामराज की तैयारी का पूर्व रंग। आरती का कविता संग्रह है मूक बिंबों से बाहर। अब आप अगर इन कविताओं को सोच में पढ़ जाएं, सुनकर सोच में पड़ जाएं, तो हैरानी की बात नहीं है। कमाल के सवाल उठाए हैं, कमाल के बिंब खींचे हैं उसमें। मूक बिंब हैं लेकिन बिंब कमाल के खींचे गए हैं इसमें। एक कविता और सुना देता हूं, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि मुझे और कुछ सुनाने की जरूरत है। आपको एक कविता संग्रह खरीद कर पढ़ना चाहिए। एक देह को खाक में बदलता देखकर लौटी हूं। पहली बार एक जलती चिता को देखकर लौट रही हूं। इत्तफाकन वो एक औरत की चिता थी। एक देह को खाक में बदलता देखकर लौट रही हूं। शून्य से अनंत भार में बदल चुके पैरों को घसीटती घर की सीढ़ियां चढ़े जा रही आंखों की पुतलियां एक बड़ी स्क्रीन में तब्दील होकर अभी अभी देखे दृश्य को रंग, गंध, ध्वनि के साथ बार बार दोहराए जा रही। सुनहरे बॉर्डर की हरी साउथ कॉटन साड़ी में लिपटी देह लकड़ियों के बीच दबा दी गई। पहली लौ ने उठकर अंगड़ाई ली। मैं चीख मारकर रोना चाहती थी, लेकिन कसकर दबा दिया अपनी रुलाई का गला कि अभी सब चिल्ला उठेंगे, इसीलिए औरतों को मनाही है। हां, औरतों को मनाही होती है बहुत सी चीजों की, और यदा कदा मिली हुई आजादियों को जीने का शऊर भी नहीं होता उनके पास। जैसे उनके पास समय हो तो भी वे अपने मन का कुछ भी नहीं करना चाहती। उन्हें हर दिन ऑफिस से जल्दी पहुंचना होता है घर। छुट्टी का दिन तो और भी व्यस्त होता है। एक दिन वे थोड़ा सा समय निकालकर दिल में दबा हुआ गुबार कहने किसी अजीज दोस्त के पास जाती हैं और चाय के घूंट घूंट के साथ होठों के कोर तक आया अनकहा फिर से पी जाती हैं। वो औरत जब तक जिंदा रही, फुर्सत के कुछ घंटे कभी नहीं निकले उसके बटुए से, कि उसकी और मेरे पास व्यस्तता के 1000 बहाने थे। हम कहते रहे कि हम जल्द मिलेंगे, और एक दिन सुबह मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर एक संदेश उभरता है, शी इज नो मोर। तब मुझे कोई काम याद नहीं आता। मैं सीधे दौड़कर उस जगह पहुंच चुकी होती हैं जहां वो औरत नहीं होती, बाकी सब कुछ होता है। घर होता है, घर के लोग होते हैं, और होती है उसकी देह। इसे एक विडंबना की तरह सोचती हूं कि वो औरत मेरी इतनी घनिष्ठ तो ना थी कि महीनों बाद भी मेरी रात उसकी स्मृतियों का घरौंदा बन जाए। हां रेणुका अय्यर, देखो, मैं हर रात तुम्हारी देह में कायांतरित हो जाती हूं। 40 मन लकड़ियों के बिस्तर पर लेटी हूं।
वैसे ही सुनहरे बॉर्डर वाली हरे रंग की साड़ी पहने हुए मेरी छाती, मेरी जंघाएं, मेरी पिंडलियां, तलवे और हाथ लकड़ियों के ढेर के नीचे दबे जा रहे हैं। देखो, कोई मेरी ओर जलती लुखाटी फेंकने ही वाला है। आरती, कमाल की कविताएं हैं आपकी। मैंने जिस हालात में और जिस तरीके से इनको पढ़ा है, यकीन मानिए आसान नहीं था मेरे लिए इन कविताओं को पढ़ पाना, क्योंकि मैं पढ़ तो रहा था लेकिन मेरे अंदर बहुत कुछ घुमड़ रहा था। तो ये कविता संग्रह मूक बिंबों से बाहर आपको पढ़ना चाहिए। राधा कृष्ण पेपरबैक से ये आया है और 199 रुपए का है। पढ़नी चाहिए यार, ऐसी चीजें हम सबको, हम सब एक बेहतर इंसान बनेंगे। चलिए ना, पेश करते हैं।